हाय फ्रेंड, मेरा नाम विवेक श्रीवास्तव है। मैं आज आप लोगों के लिए एक लैब बनाने जा रहा हूँ। मैं एक आईटी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ और आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम EC2 इंस्टेंस को कैसे अमेज़न वेब सर्विस में लॉन्च करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना ज़रूरी है कि EC2 इंस्टेंस होता क्या है और अमेज़न वेब सर्विस एग्जैक्टली क्या होती है। तो जैसे कि आप मेरे पीपीटी स्लाइड्स में देख पा रहे हैं, AWS एक अमेज़न वेब सर्विस है जो कि एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है जो कि आपको ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है क्लाउड के। ये आपको वेरियस तरीके के सर्विसेज प्रोवाइड करता है जैसे कि कंप्यूट सर्विस, डेटाबेस स्टोरेज सर्विस, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सर्विसेज और बहुत सारी ऐसी सर्विसेज अमेज़न वेब सर्विस आपको प्रोवाइड करता है क्लाउड क्लाउड के जरिए, जिससे आप अपनी बिजनेस को बहुत अच्छे से बड़ा कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। EC2 उसी में का एक पार्ट है जो कि एक कंप्यूट सर्विस में आता है। सो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि EC2 होता क्या है। EC2 कुछ नहीं, बस एक अमेज़न की कंप्यूट सर्विस है जिसका फुल फॉर्म होता है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम अपने इंस्टेंस को लॉन्च कर सकते हैं और अपने सर्वर को बना सकते हैं। सो जनरली क्या होता है कि जब आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए आपको सर्वर्स को खरीदना पड़ता है, उसको परचेज ऑर्डर रेज करना पड़ता है, फिर आपको उसको केबलिंग वेबलिंग बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं जो हमको करने पड़ते हैं। बट अमेजोन ने आपको इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें के बारे में चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, सिंपली आप अमेजोन में आप लॉग इन कर सकते हैं और अपने सर्वर्स को लॉन्च कर सकते हैं जस्ट फ्यू क्लिक्स के बाद। अमेजोन आपको अमेजोन मशीन इमेजेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप अपने EC2 इंस्टेंस को लॉन्च कर सकते हैं। जब हम अमेजोन की कंसोल में जाएंगे तो मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा कि उसमें डिफरेंट तरह के इमेजेस पड़े हुए हैं जिसके थ्रू आप अपने मशीन्स को लॉन्च कर सकते हैं विद सिंपल फ्यू क्लिक्स। तो हमें हमें इस अमेजोन EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करने के लिए क्या क्या जरूरतें हैं, तो वो हम वन बाय वन मैंने यहाँ पे अपनी पीपीटी में लिखी हुई है जो कि आप देख सकते हैं। सबसे सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यही होगी कि आपका अमेजोन में अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट नहीं होगा तो आप लॉग इन नहीं कर पाएंगे और इंस्टेंस को लॉन्च नहीं कर पाएंगे। जब आप अमेजोन मशीन के अंदर लॉन्च करेंगे, मतलब जब आप अपनी अमेजोन की कंसोल के अंदर लॉगिन करेंगे तो वहां आपको अमेजोन मशीन इमेजेस दिखेंगी जो कि अमेजोन ने वहां पे पहले से रखी हुई हैं। उसमें बहुत सारी ऐसे इंस्टेंस हैं जो आपको फ्री टियर मिल जाएंगे, तो हम अपनी लैब फ्री टियर से करेंगे जिससे कि हमारे कोई भी पैसे नहीं चार्ज करेगा अमेजोन। और उसके लिए हमारे को जब हम मशीन्स को लॉन्च करेंगे, जब जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे कि जब हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होगी तो वहाँ पे हमारे पास एक की जनरेट होगी। उस की से हम अपने इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे। वो की बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि उस की के ही वो की एक मीडियम है जिसके थ्रू हम अपने पुट्टी के अंदर लॉग इन करके उसको लॉन्च कर सकते हैं। जो भी हमारी की आएगी वो हमारी .pem फॉर्मेट में आएगी जिसका एक्सटेंशन .pem होगा। तो हमें क्या करना होगा, उस .pem को पुट्टी जन की हेल्प से हमें उसको पीपीटी फॉर्म में बनाना होगा। पुट्टी जैन एंड पुट्टी ये दो तरह के अलग सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आपको गूगल पे बिल्कुल फ्री मिलेंगे, तो आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम बिना किसी देरी के अपनी लैब को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने कंसोल लॉगिन में लॉगिन करता हूँ। तो आप मेरी स्क्रीन पे देखेंगे अब आप देख पा रहे हैं कि मैं अपने कंसोल के अंदर लॉगिन कर रहा हूँ। मेरा अकाउंट अमेजोन में बना हुआ है तो मैं अपने क्रेडेंशियल के थ्रू अपने अमेजोन में लॉगिन करता हूँ।
ये देखिए हम अपने अमेजोन कंसोल के अंदर लॉगिन कर पा रहे हैं। यहाँ से आप सर्च बॉक्स में जाके अपनी सर्विसेज को फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे EC2 लिखूंगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरा ये डैशबोर्ड खुल गया है। यहाँ पे मेरे को सब कुछ दिखाता है कि मेरे कितने इंस्टेंस रन हो रहे हैं, मेरे पास इलास्टिक आईपी है कि नहीं, डेडिकेटेड होस्ट है, कितने वॉल्यूम है, कितने की पेयर्स हैं और कितने सिक्योरिटी ग्रुप, लोड बैलेंसर। ये एक हमारा डैशबोर्ड है जिसके थ्रू मैं अपना पूरा ओवरव्यू देख सकता हूँ अपने EC2 इंस्टेंस का। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले रनिंग इंस्टेंस पे जाएंगे क्योंकि हमें एक EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करना है। यहाँ पे हम लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। अभी आप देख पा रहे होंगे कि मैंने अपना जो लॉगिन किया है वो सिंगापुर रीजन में किया है। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स के AMIs दिखेंगे जो कि अमेजोन मशीन इमेजेस हैं, जिसके थ्रू हम अपने EC2 इंस्टेंस को लॉन्च कर सकते हैं। इसमें आपको SUSE की, लाइनेक्स के, रेड हैट के और विंडोज के भी आपको मिलेंगे EC2 इंस्टेंस। तो हम क्या करते हैं, हम एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है तो हम फ्री टियर एलिजिबल रेड हैट वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन इंस्टेंस यहाँ पे आ रहा है, हम इस पे क्लिक करेंगे। ये होता है हमारा नंबर ऑफ इंस्टेंस। अगर आप हम चाहें तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंस को बढ़ा भी सकते हैं और मैक्सिमम हम जो इंस्टेंस लिख सकते हैं यहाँ पे 20 लिख सकते हैं। बट हमने प्रैक्टिस वे में कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सिंपल 1 इंस्टेंस लिखेंगे। ये हमारा VPC होता है जो कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है। यहाँ पे हम कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डिफॉल्ट लेके चलते हैं। अवेलेबिलिटी जोन होता है कि जहाँ पे आपके डेटा सेंटर्स हैं, तो हर रीजन के अंदर कुछ अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं जो कि एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे होते हैं, ताकि कल को अगर कोई भी डिजास्टर आता है तो हमारा एक अवेलेबिलिटी जोन अगर खराब भी हो जाता है तो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से हम अपने सर्वर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हम चूज नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट अमेजोन कोई भी सबनेट हमको असाइन कर देगा। बट हम क्या करते हैं कि हम इसमें अपने मर्जी से एक सबनेट ले लेते हैं, हम अमेजोन को नहीं लेने देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी आता है। ऑटो असाइन पब्लिक आईपी कुछ नहीं होता है, अगर आप चाहते हैं कि आपका इंस्टेंस पब्लिकली बात करे, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपका इंस्टेंस इंटरनेट से बात करे, तो हमको क्या करना होता है, इसको पब्लिक आईपी को हमको इनेबल करना होता है। यहाँ पे डिसेबल का भी ऑप्शन आ रहा है, अगर आप इसे डिसेबल कर देंगे तो आपका जो है वो इंटरनेट से बात नहीं कर पाएगा और आपको एक प्राइवेट आईपी मिलेगी। प्राइवेट आईपी पब्लिक में भी मिलती है, बट अगर हम इसे इनेबल कर देते हैं तो हमको पब्लिक आईपी भी मिलेगी जो कि इंटरनेट से बात कर सकती है। उसके बाद बाकी चीज़ों को हम बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं, उसको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हमको एक नॉर्मल EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है। तो हम बाकी चीज़ें ऐसे ही छोड़ के हम नीचे जाएंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट ऐड स्टोरेज पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने नेक्स्ट ऐड पे क्लिक किया तो हमने देखा यहाँ पे वॉल्यूम टाइप आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक रूट वॉल्यूम असाइन हुआ है यहाँ पे हमको, ठीक है, जो कि नॉन एन्क्रिप्टेड फॉर्म में है और डिलीट ऑन टर्मिनेशन पे यहाँ पे टिक है। अगर डिलीट ऑन टर्मिनेशन पे हम इसको अगर अनटिक कर देंगे तो अगर हमने अपना EC2 इंस्टेंस को डिलीट किया, तब ये हमारा जो वॉल्यूम उससे अटैच है ना, वो वॉल्यूम वहीं पे रहेगा, डिलीट नहीं होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे टिक रखते हैं तो अगर हमने अपने इंस्टेंस को टर्मिनेट किया, यानी कि हमने अपने इंस्टेंस को डिलीट कर दिया, तो क्या होगा कि ये वॉल्यूम भी अपने आप डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे हम साइज डाल सकते हैं, हम इसके साइज को बढ़ा भी सकते हैं, बट मैं यहाँ पे 10 GB ही लेके आगे प्रोसेस करूंगा। अगर आप एक चीज़ और गौर करेंगे तो रूट वॉल्यूम में आपको यहाँ पे वॉल्यूम टाइप्स आ रहे हैं, जो कि जनरल पर्पज वॉल्यूम, प्रोविजनल वॉल्यूम और मैग्नेटिक, ये 3 तरह के वॉल्यूम हैं जिसको हम लेके कर सकते हैं। तो हम इसमें जनरल पर्पज करेंगे। लेकिन एक चीज़ इसमें और देखने वाली बात है, अगर हम कोई एक्स्ट्रा वॉल्यूम इसमें ऐड करना चाहते हैं तो उसमें हम देख सकते हैं कि ये जो वॉल्यूम टाइप्स हैं इसमें 5 तरीके के वॉल्यूम आ रहे थे, बट रूट वॉल्यूम में हमारे पास 3 तरीके के वॉल्यूम आ रहे हैं। ये वॉल्यूम टाइप क्या है हम इस फ्यूचर के वीडियोस में डिस्कस करेंगे, बट हमें सिंपली लॉन्च करना है तो हम क्या करते हैं, हम एक नॉर्मल रूट वॉल्यूम से ही आगे प्रोसेस करते हैं। इसके इतने इनपुट आए और इतने IOPS मिलते हैं हमको।
हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हम टैग देना चाहें तो टैग दे सकते हैं। टैग से कुछ नहीं होता है, बस आपको एक तरह से आइडेंटिफिकेशन मिल जाती है कि आप पहचान सकते हैं कि ये इंस्टेंस का क्या नाम है और कैसे है। तो हम टैग में यहाँ पे लिखेंगे वेब सर्वर 1 और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट पे हमने क्लिक किया तो एक पेज खुला सिक्योरिटी ग्रुप का। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्रिएट न्यू सिक्योरिटी ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है और एक सेलेक्ट एन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोटोकॉल्स लगा देंगे। प्रोटोकॉल्स मतलब ये वो प्रोटोकॉल्स है जो कि आप अपने सिस्टम पे अलाउ करेंगे। एक्चुअली जो सिक्योरिटी ग्रुप होती है वो हमारे इंस्टेंस पे लगती है, EC2 इंस्टेंस पे लगती है। तो अगर मैं ये पोर्ट्स को अलाउ करूंगा तभी मेरा इंस्टेंस इस वाले पोर्ट पे बात कर पाएगा, अदरवाइज वो बात नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमें एक वेब सर्वर भी लॉन्च करना है, तो हम सिंपली इसमें HTTPS और HTTP को भी इनेबल कर देंगे। जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आपको सेम ऐसे ही करना है। मैं यहाँ पे एनीवेयर ले रहा हूँ कि और अगर आप चाहें, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपके पास कोई स्पेसिफिक आईपी होगी तो आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं माई आईपी पे क्लिक करके। जैसे इसमें माई आईपी आ रही है, माई आईपी पे भी क्लिक करके वो आईपी डाल सकते हैं, स्पेसिफिक आईपी। सिक्योरिटी ग्रुप 1 लिखा मैंने, उस सिक्योरिटी ग्रुप का नाम दिया है यहाँ पे। अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, रिव्यू एंड लॉन्च पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप रिव्यू एंड लॉन्च पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक पॉपअप दिखाएगा जिसमें ये लिख रहा है कि अपने सिक्योरिटी ग्रुप को इम्प्रूव करें। क्योंकि मैंने वहाँ पे एनीवेयर कर दिया है, बट रिकमेंडेशन यही होती है कि अगर आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो आप एक स्पेसिफिक आईपी आपको जो एलोकेट हुई होगी वो ही डालें वहाँ पे। तो हम इसको अभी इग्नोर कर देंगे। हम अपने लॉन्च वाले बटन पे क्लिक करेंगे जो यहाँ पे आ रहा है। हम यहाँ पे लॉन्च पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको एक पॉपअप सा खुला है, इसमें ये कह रहा है कि आपको एक की बनानी पड़ेगी। जो मैंने अपने पीपीटी में आपको बताया था ना कि जब भी हम अपना EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे तो हमको लास्ट में एक की मिलता है। वो की जरूरी इसलिए है कि अगर वो की नहीं होगा तो मेरे सिस्टम ऑथेंटिकेट नहीं कर पाएगा और वो लॉगिन करने में प्रॉब्लम करेगा, हम लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम एक यहाँ पे नया की जनरेट कर लेते हैं। हमें क्रिएट न्यू की पेयर पे क्लिक करना है। हम इस की को कोई भी नाम दे देते हैं। और हम इसे डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। अब अगर आप देख पाएंगे तो ये जो की हमारी जनरेट हुई है, इसका जो एक्सटेंशन है वो .pem के फॉर्म में है, .pem। तो इसको मैं एक जगह सेव कर लेता हूँ ताकि मेरे को उसको कन्वर्ट करना है तो वो कन्वर्ट कर पाऊंगा इजीली। मैंने इसको यहाँ पे सेव कर लिया। आप इसे कहीं पे भी रख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मैं आपको इसको प्रॉपर्टी दिखाता हूँ, इस प्रॉपर्टी में आपको ये दिखेगा कि ये जो एक्सटेंशन है इसका .pem है। बट मैंने आपको जैसे पीपीटी में बताया था कि .pem को हमको ppk में फॉर्म कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो पुट्टी हमारा ppk फॉर्म को ही समझ पाएगा। तो हम ओके करते हैं। हम अपने कंसोल पे जाते हैं और इसको लॉन्च करते हैं। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मेरा जो इंस्टेंस है वेब सर्वर 1 के नाम से वो लॉन्च हो रहा है, बट अभी ये पेंडिंग स्टेट में है। जब ये स्टेट इसका रनिंग आ जाएगा और इसके स्टेटस चेक्स जो होते हैं 2x2 होते हैं, यानी कि 2x2 का मतलब ये होता है कि आपका इंस्टेंस जो है हेल्दी है, हर तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई एरर आती है, आपकी कॉन्फ़िगरेशन में कुछ एरर होती है या फिर डेटा सेंटर में सर्वर में कोई एरर होती है तो वो एरर यहाँ पे 2x2 चेक्स नहीं आएंगे। ये देखिए अभी रनिंग स्टेट में आया है, बट इसका स्टेटस चेक अभी 2x2 नहीं आया है।
जब तक ये 2x2 नहीं आता है तब तक आप उसको आगे कुछ प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तब तक हम एक काम करते हैं, तब तक हम अपने 40gen में जाते हैं और अपनी .pem की फाइल को ppk में कन्वर्ट कर लेते हैं, जब तक ये अपना इंस्टेंस स्टेटस चेक नहीं होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 40gen आपको गूगल से डाउनलोड करना है, जो कि बहुत बिल्कुल ही फ्री है, और इसको इंस्टॉल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नॉर्मल आप जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर से इंस्टॉल करते हैं वैसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 40gen ओपन करेंगे। ये आप देख रहे हैं 40gen मेरा यहाँ पे है, मैंने इसको ओपन किया। यहाँ पे देखिए आपका लोड का बटन आ रहा है, आप लोड पे क्लिक करेंगे और आपकी जो .pem वाली फाइल है उसको यहाँ पे लोड करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लोड पे क्लिक किया। अब आप देख पाएंगे कि मैंने जो डेस्कटॉप पे जाता हूँ, मैंने अपने डेस्कटॉप पे सेव किया था। जी, अब हम यहाँ पे लोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने लोड पे क्लिक किया, आप देखेंगे आपने जो सेव किया था वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको। ये क्या हो गया? नहीं, आप वरी होने की बात नहीं है। एक्चुअली हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने जो एक्सटेंशन है .ppk लिखा हुआ है, इस वजह से वो फाइल नहीं दिख रही, क्योंकि वो .pem में है फाइल। हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके ऑल फाइंड करेंगे हम जैसे ही, तो वैसे ही हमको वो फाइल दिखना शुरू हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, वो फाइल मैंने यहाँ पे डाली हुई थी अपनी AWS वीडियोज़ के अंदर, मैंने वो फाइल यहाँ पे पेस्ट की है। आप देख सकते हैं इस फाइल को, ये वही वाली फाइल है जो मैंने आपकी डाउनलोड की थी। प्रॉपर्टी भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, .pem वाली फाइल है, हमें इसे कन्वर्ट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, ये हमारी फाइल इसमें लोड हो गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ दो ऑप्शंस आ रहे हैं, पब्लिक की एज ए प्राइवेट की। हमें क्या करना है, इस प्राइवेट की पे क्लिक कर सेव कर देना है। जैसे हम ये करेंगे, हमको एक पॉपअप होगा कि आर यू श्योर वांट टू सेव दिस की विदाउट ए फेस टू प्रोटेक्ट इट। हम यस पे क्लिक करेंगे। हमने जैसे ही यस पे क्लिक किया, हम यहाँ पे वो फाइल को सेव करते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। मैंने यहाँ पे डेस्टिनेशन नाम दे दिया इसका, और हम इसका एक्सटेंशन दे देंगे ppk। ओके, हम इसे सेव कर देंगे अपने डेस्कटॉप पे, या फिर हम इसी वाले वीडियो में सेव कर लेते हैं जहाँ पे मैंने पहले पढ़ा हुआ था। सेव कर दिया मैंने इसको। अब हम इसको बंद कर देंगे। अब हम अपने कंसोल में जाएंगे। कंसोल में हम देखेंगे कि 2x2 करके चेक आ रहे हैं, यानी कि हमारा सिस्टम हेल्दी स्टेट में है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे आपका इंस्टेंस आईडी आ रहा है, यहाँ पे हमारा पब्लिक DNS आ रहा है, क्योंकि ये हमारा पब्लिकली बात कर सकता है इंटरनेट से। हम इसे थोड़ा सा और नीचे करेंगे, ये वही IP, ये आपकी पब्लिक IP हो गई है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे भी मेंशन है DNS में सेम IP। और हम देखते हैं इंस्टेंस हमारा रनिंग स्टेट में है, इसका इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो है। और हम और स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे हमारे सिक्योरिटी ग्रुप का नाम आ रहा है। हम व्यू इन बॉन्ड में जाके कौन कौन से हमने प्रोटोकॉल्स को इनेबल किया था वो चेक कर सकते हैं। फिर हमारा यहाँ पे एक प्राइवेट आईपी मिला है। प्राइवेट आईपी आपको हर केस में मिलेगा। अगर आपका इंस्टेंस पब्लिक में है तब भी आपको प्राइवेट मिलेगा, अगर आपका इंस्टेंस प्राइवेट में है तब आपको प्राइवेट मिलेगा ही मिलेगा। हम नीचे जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको VPC मिलेगा, यहाँ पे सबनेट मिलेंगे, इथरनेट आपका कौन सा है, इथरनेट लैन केबल भी मिलेगा, और फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ से चेक कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को। तो हम बिना किसी देरी के हम क्या करते हैं, हम अपने इंस्टेंस को लॉन्च करते हैं। हमने अभी तक क्या किया, .pem वाली फाइल को हमने ppk में कन्वर्ट कर लिया। अब हम पुट्टी में जाएंगे, पुट्टी पे हम क्लिक करेंगे। ओके, उसके पहले हम क्या करेंगे, ये वेब सर्वर बने यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमको चीज़ें दिखेंगी आपको, जैसे ये हमारा IP है DNS का पूरा, जिससे हम पुट्टी में डालेंगे। पुट्टी के हम होस्ट नेम पे यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे। हमें क्या करना है, यहाँ पे ppk फॉर्म वाली फाइल्स को यहाँ पे हमें अपलोड करना है। तो हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने ब्राउज पे क्लिक किया, हम अपने फोल्डर में जाएंगे। ये वाला हमने बनाया था ppk वाला, हम इस पे ओपन करके इसको यहाँ पे लोड कर देंगे। जैसे ही ये लोड होगा, हम ओपन पे क्लिक करेंगे, ये एक पॉपअप करेगा, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो एक पॉपअप आता है, हम इसको यस कर देंगे। अब यहाँ पे हम यूजर डालेंगे EC2-USER। ये बाय डिफॉल्ट EC2-यूजर के नाम से ही लॉगिन होता है, अदर कोई यूजर आप डालेंगे तो वो लॉगिन नहीं होगा।
एंटर मारेंगे, हम देख सकते हैं कि हम इसमें लॉगिन कर चुके हैं, यानी कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन एकदम ओके है। अभी हम आपको एक चीज़ बताते हैं, ये देखिए यहाँ पे इसकी जो आईपी आ रही है ये आपकी प्राइवेट आईपी होगी, ये 172.132.31.45 और 3। हम अपने कंसोल में जाके देखते हैं, देखिए ये हमारी प्राइवेट आईपी है जो कि वहाँ पे आ रही है, यानी कि ये हमारा वही वाला इंस्टेंस है जो हमने यहाँ पे लॉन्च किया है। अब हम इसमें से एक नॉर्मल सा वेब पेज बना के इसको आगे फर्दर प्रोसेस करके देखते हैं कि हमारा वेब पेज लॉगिन हो रहा है कि नहीं। हम तो सबसे पहले हम रूट अकाउंट में जाएंगे। अगर हम यहाँ पे आईडी प्रेस करेंगे तो हम देखेंगे कि ये EC2 यूज़र है, ये रूट यूज़र नहीं है, तो हम इसके रूट में जाएंगे। तो हम लिखेंगे सिंपल sudo, ये हमको रूट के अंदर लेके जाता है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉम्प्ट है रूट में आ चुका है। हम इसे आईडी से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये सारे रूट हो गए हैं। हाँ, यहाँ तक हमने देखा कि हमने अपनी फाइल को सेव कर दिया है, जो कि फाइल थी cat-index.html के नाम से। ये हमारी फाइल सेव हो गई है। अब हमें क्या करना है, हमें इस फाइल को ना परमिशन देनी होगी ताकि ये फाइल एग्जीक्यूट हो सके। हम इसको सारी परमिशन दे देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमको ये चेक करना है कि हमने जो HTTP का पैकेज इंस्टॉल किया था वो इंस्टॉल हो चुका है कि नहीं। आपने जैसे वीडियो में देखा होगा कि पहले मैंने जब RPM का क्वेरी किया था तो वहाँ पे वो पैकेज इंस्टॉल नहीं था, बट हम अगर इसको दोबारा से चेक करेंगे, ये वाला कमांड चलाएंगे RPM और क्वेरी करेंगे कि ये वाला पैकेज हमारे इस सर्वर पे है कि नहीं, तो वो हमें शो करेगा कि यस दिस पैकेज इज ऑलरेडी देयर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पैकेज की डिटेल्स आ रहे हैं यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि ये वाली सर्विस चल रही है कि नहीं। तो हम उसके लिए एक सिंपल सा कमांड यूज़ करेंगे, सर्विस HTTP स्टेटस चलाएंगे हम यहाँ पे। स्टेटस जैसे ही हम मारेंगे तो सॉरी यहाँ पे डी रह गया मेरा, यहाँ पे हम डी लिखेंगे, यहाँ पे डी लिखेंगे। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका जो एक्टिव स्टेट है ना इनएक्टिव वाला गैद आ रहा है, यानी इसका मतलब सर्विस में चल नहीं रही है। तो चलना हमको क्या करना होगा, हमें सर्विस को स्टार्ट करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे ST लिखा, स्टार्ट करके हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो दोबारा से स्टेटस चेक करते हैं। अब हम देख पाएंगे कि ये जो सर्विस है एक्टिव स्टेट में आ गई है, रनिंग स्टेट में आ गई है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हमने अपनी वेबसाइट को बना लिया, हमने वेबसाइट का पेज होस्ट कर दिया। अब हम ये चेक करते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो ओपन हो पा रही है कि नहीं पब्लिकली। तो हम क्या करेंगे, हम कंसोल में जाएंगे, वहाँ पे हम अपने कंसोल में जाएंगे, यहाँ पे हमारी पब्लिक आईपी आ रही है, पब्लिक DNS आईपी आ रही है। हम इस पब्लिक DNS आईपी को कॉपी करते हैं, कॉपी करिए, हम दूसरा ब्राउज़र खोलते हैं, दूसरा ब्राउज़र खोलते हैं और हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, बट हम चेक करते हैं कि वो वेबसाइट खुल रही है। अब आप देख पाओगे कि ये वेबसाइट मेरी खुल रही है। जो मैंने वो कंटेंट लिखा था अपनी index.html फाइल में, वो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, दिस इज माई फर्स्ट वेब सर्च। सो हमारी जो लैब हुआ है वो परफेक्टली परफॉर्म हो गई है। यहाँ पे फर्दर में मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारा जो इंस्टेंस रनिंग हो रहा है, मैंने आपको बोला था कि मैंने अपने इंस्टेंस के साथ एक फॉर्म को अटैच किया हुआ है, जो कि जिसकी डिलीट ऑन टर्मिनेशन पे मैंने टिक लगाया हुआ है। उसका मतलब ये था कि अगर मैं अपने इंस्टेंस को डिलीट करता हूँ तो उसके साथ साथ मेरा वॉल्यूम भी डिलीट हो जाएगा। कुछ कंडीशन में क्या होता है कि मैंने उसको अनटिक कर दूंगा तो अपना सर्वर डिलीट कर दूंगा, बट वॉल्यूम उसके साथ ही अटैच रहता है, अटैच नहीं रहता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने अपने इंस्टेंस को डिलीट किया, अगर डिलीट ऑन टर्मिनेशन पे अनटिक है, तो वो क्या होगा कि मेरा सर्वर तो डिलीट हो जाएगा, बट उससे एसोसिएटेड वॉल्यूम डिलीट नहीं होंगे, वहाँ पे पड़ेंगे। बट जब मैंने इसकी कॉन्फ़िगरेशन की थी तो आपने देखा होगा डिलीट ऑन टर्मिनेशन पे टिक लगा हुआ था, तो जब मैं इसको डिलीट करूँगा तो वॉल्यूम भी डिलीट हो जाएगा। अब मैं आपको वॉल्यूम के सेक्शन में जाके दिखाता हूँ कि यहाँ पे एक वॉल्यूम होगा जो कि अटैच होगा इस वॉल्यूम सर्वर 1 से जो हमने क्रिएट किया है। तो हम वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं हम हमारा एक ये वॉल्यूम है जो इस सर्वर से अटैच हो रखा हुआ है। 10 GB का हमने स्पेस दिया था और वो प्लीज़ हमारे ये अवेलेबिलिटी जोन है, ये सारी डिटेल्स आ रही हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम स्टेटस ओके है, नॉन इनक्रिप्टेड फॉर्म में था वो, और ये वेब सर्वर बन हमारा। अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि जब मैं इसको डिलीट करूँगा ना तो ये वाला वॉल्यूम भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा, वो हम इसीलिए मैं कर देते हैं। मैं अपने डैशबोर्ड पे जाऊँगा, डैशबोर्ड पे मैं आपको दिखाता हूँ। रनिंग इंस्टेंस मेरा एक आ रहा है यहाँ पे जो हमने क्रिएट किया है।
हमने कोई इलास्टिक आईपी नहीं ली है, ये हम आपके नेक्स्ट लैब में कभी करेंगे तो बताऊँगा कि इलास्टिक आईपी क्यों ज़रूरी होती है। ब्रीफ में बताना चाहूँ तो इलास्टिक आईपी जनरली क्या होता है कि आपका जो रनिंग इंस्टेंस है, अगर आप उसको स्टॉप करते हैं तो उसकी जो आप पब्लिक आईपी होती है वो चेंज हो जाती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम इलास्टिक आईपी का यूज़ किया करते हैं। तो क्या होता है कि जब हम आपका इंस्टेंस स्टॉप नहीं करेंगे तो आईपी चेंज हो जाएगी, बट इलास्टिक आईपी रिजर्व आईपी होती है जो कि चेंज नहीं होगी। तो कल को सपोज करो आपने अपने किसी कस्टमर को आईपी देनी होगी तो आप इलास्टिक आईपी दे दोगे तो वो जनरली इस आईपी पे ही हिट करेगा, उसको इसलिए मतलब नहीं है कि आपके रनिंग इंस्टेंस में कौन सी आईपी है वो आपके इंटरनली चेंज हो रही है तो उससे उसको मतलब नहीं, वो आपके इलास्टिक आईपी पे हिट करेगा। तो ये हम बाकी सेक्शन है कभी करेंगे। अब आप आपको एक चीज़ बता दीजिए, दो है, एक ऑलरेडी मैंने जो बनाया था वो है और एक जो अभी स्लैब की क्रिएशन में किया वो है, ये दो दिखा रहा है। सिक्योरिटी ग्रुप बाय डिफ़ॉल्ट एक होगा और एक पहले से पड़ा था और एक हमने जो क्रिएट किया था उससे पहले। मैं यहाँ पर क्लिक करके भी आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सिक्योरिटी ग्रुप 1 से जो क्रिएट किया था वो सिक्योरिटी ग्रुप है और एक बाय डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप जो है अमेज़न हमको प्रोवाइड करता है और एक मैं पहले से पढ़ा था तो वो पढ़ा हुआ मैंने डिलीट नहीं की। तो अब हम क्या करेंगे, हमें एक बार अपने रनिंग इंस्टेंस में जाएंगे और उस इंस्टेंस को डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद आपको एक चीज़ दिखेगी, जो वॉल्यूम आपने क्रिएट किया था ना वो वॉल्यूम भी डिलीट हो जाएगा। तो मैं रनिंग इंस्टेंस पे क्लिक करता हूँ और मैं सिंपल इसके एक्शन में जाऊँगा। एक्शन में जाके आप इंस्टेंस स्टेट में जाके उसको स्टॉप भी कर सकते हैं, रिबूट करना चाहें तो रिबूट कर सकते हैं, टर्मिनेट करेंगे तो टर्मिनेट हो जाएगा और स्टॉप होकर टर्मिनेट होता है और उसका मतलब एज ए डिलीशन ही होता है। इंस्टेंस सेटिंग में जाके एक चीज़ और दिखा सकता हूँ मैं आपको, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि आपको चेंज टर्मिनेशन प्रोटेक्शन मोड को आप चेंज कर सकते हैं, फिर आपका इसमें फिर आई एम ग्रुप्स कर सकते हैं, ये हम कभी स्लैब में पढ़ेंगे। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। इमेज में जाएंगे, आप इमेज को भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से ई एम आई बन जाएगी आपकी। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल हम इसको टर्मिनेट करके देखते हैं कि वॉल्यूम डिलीट होता है कि नहीं। हमने इसे टर्मिनेट में क्लिक किया, या फिर वार्निंग दे रहा है कि आपका एक ईपीएस वॉल्यूम लगा हुआ है, ग्रुप वॉल्यूम अगर आपने इस इंस्टेंस को डिलीट किया तो वो वॉल्यूम भी आप लॉस कर जाओगे, वो भी लॉस्ट हो जाएगा। तो हमें यही करना है, हमें यही चेक करना है, इसको यस करें। हमने इसको जैसे ही यस किया, आप देख रहे हो कि ये सिस्टम शटडाउन स्टेट में आ रहा है। तो ये जैसे शटडाउन होगा उसके बाद वो टर्मिनेट होगा। ऐसा नहीं होता कि आपका रनिंग इंस्टेंस है और एकदम से वो शटडाउन एकदम से वो टर्मिनेट हो जाए, नहीं, वो पहले शटडाउन होगा, प्रॉपर्ली शटडाउन होगा, फिर वो टर्मिनेट होगा। जैसे ही ये टर्मिनेट स्टेट में आएगा, हम अपने नीचे जाके देखेंगे वॉल्यूम में कि वो वॉल्यूम भी अपने आप ही ऑटोमेटिकली डिलीट हो चुका होगा। थोड़ा सा टाइम लेता है। यस यस, ये देखिए आप, ये टर्मिनेट हो गया है। अब आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे इसको क्योंकि ये डिलीट हो गया। अगर ये स्टॉप या स्टॉप स्टेट में होता तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैंने इसे टर्मिनेट कर दिया। तो अगर हम क्या करेंगे, हम अपनी वॉल्यूम सेक्शन में जाएंगे, नीचे आता है वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे। अब आप देखिए कि यहाँ पे वॉल्यूम भी डिलीट हो चुका होगा, देखिए यहाँ मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो ये डिलीट और टर्मिनेशन जो टिक और अनटिक का फंडा यहाँ पे भी क्लियर हो गया। आप तो दोस्तों, ये थी हमारी EC2 इंस्टेंस को कैसे क्रिएट करना है उसकी डेप्थ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें एंड मैं फर्दर वीडियोस भी बनाने की कोशिश करूँगा। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं फर्दर वीडियोस को भी अपलोड करूँगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ उसे कमेंट भी करिएगा, कोई सजेशन हो तो प्लीज़ वो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।